जय हिंद टू ऑल द एस्पिरेंट्स, हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स, राइट। और ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे जो संबंधित है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री से, राइट। अब देखिए, मैं मॉडर्न हिस्ट्री से क्यों शुरू कर रहा हूं, आइए आप अपनी स्लाइड पे देखिएगा। फिर पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूं, उसके बाद हम देखेंगे हमें क्या पढ़ना है, राइट। तो देखिए, स्ट्रैटेजी आप देख लीजिए, पहले समझ लीजिए कि क्या पैटर्न रहेगा। जैसे हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री को हम 3 में डिवाइड करते हैं: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, राइट। अब देखिए, हमें इतिहास में कोई पीएचडी तो नहीं करनी है, राइट। मेरा जो यहाँ पर प्रायोरिटी है वो है यूपीएससी और पीसीएस लेवल। तो देखा जा रहा है, जितना हमने एनालाइज किया है, हमारी टीम ने एनालाइज किया है और ये पाया है कि ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न की तरफ आ गए हैं, ठीक है। जो वेटेज है वो कुछ इस तरह का दिख रहा है कि मॉडर्न और मिडिवल में ज़्यादा है। देखिए, आने को तो कुछ भी आ सकता है, राइट। उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बट थोड़ा हम अनुमान लगा लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम एंशिएंट नहीं पढ़ेंगे, पर हम प्रायोरिटी देंगे क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, तो समय कम है, समय की पाबंदी है, तो हम शुरुआत करेंगे मॉडर्न से, राइट। तो आगे देखिएगा, देखिए एक जब हम मॉडर्न शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो स्टार्टिंग है उसमें आपको मिडिवल में जाना पड़ेगा समझने के लिए, ठीक है। क्योंकि इतिहास में ये प्रश्नों का आंसर जानना बहुत जरूरी होता है। कब, कैसे, क्यों। कब, व्हेन, कैसे, हाउ, क्यों, व्हाई। ये जब हमें आंसर मिलता है तभी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं हिस्ट्री में, ओके। तो देखिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जैसे ब्लैक वाला मेरा है मिडिवल हिस्ट्री और रेड वाला है मेरा मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये ओवरलैपिंग आपको दिख रही होगी, राइट। ये ओवरलैपिंग आपको दिख रही होगी। इसीलिए जब मुझे मॉडर्न को शुरू करना है तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट मिडिवल के समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे ये जो आज का वीडियो है वो इंट्रो है, तो इसमें एक रफ आइडिया मैं दूंगा आपको, जिससे कि जब मैं पहला लेक्चर शुरू करूंगा इसका, वो होगा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यानी कि जो यूरोपियंस का आगमन हुआ वहां से हम पढ़ते हैं, राइट। मॉडर्न को कहां से शुरू करते हैं? जब यूरोपियंस का आगमन हुआ, एडवेंट ऑफ यूरोपियन हुआ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये मैप में हम देखेंगे तो यहां पर सबसे पहले ये देख लीजिए, एक मैं बात कर रहा हूं, पहले मैं स्लाइड में देख लेंगे, नोट भी करते रहेंगे मेरे साथ। स्लाइड में मैं दिखा रहा हूं आपको कि मैं बात कर रहा हूं 3rd क्वार्टर ऑफ 6th सेंचुरी की। 3rd क्वार्टर ऑफ 6th सेंचुरी क्या हुआ? ये हुआ आपका 550 से लेके 575, ऑब्वियसली बात है एडी, ओके। तो इस समय की मैं बात कर रहा हूं। इस समय क्या होता है, जो महान रोमन साम्राज्य है, जो माइटी रोमन एम्पायर है, वो टूट जाता है। और इतिहास गवाह है, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो जब भी कोई बड़ा साम्राज्य टूटता है तो उसमें से छोटे छोटे साम्राज्य निकल कर आते हैं, राइट। तो याद रखेंगे, ये पीरियड में क्या होता है, एक बड़ा साम्राज्य टूटता है और वो 2 साम्राज्य में निकल के आता है, यानी कि रोमन साम्राज्य टूटता है और वो 2 नए साम्राज्य में निकल कर आता है। उसको हम देखेंगे, पहले मैप में देख लेते हैं। तो देखिएगा, ये जो क्षेत्र है आपको दिख रहा है, जो एरिया आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा मैं इसको कैसे बना रहा हूं। ये इसमें आप देख रहे होंगे यूरोप का एरिया है, नदर्न अफ्रीका इसमें आ रहा है, उत्तरी अफ्रीका, और इसमें कुछ भाग जैसे आप देख रहे होंगे सीरिया, जॉर्डन, ये भी आ रहा है, टर्की आ रहा है, यानी कि जो वेस्ट एशिया है उसका भी इसमें कुछ भाग आ रहा है। तो ये जितना आपको दिख रहा है ये कहलाता था एक समय रोमन एम्पायर। क्या कहलाता था? रोमन एम्पायर, द माइटी रोमन एम्पायर, महान रोमन साम्राज्य। देख रहे हैं आप कितना बड़ा इसका क्षेत्र है, एरिया है। अब देखिए होता क्या है, ये जो मैंने आपको टाइम पीरियड दिया था, ये वाला टाइम पीरियड, इस वाले टाइम पीरियड में ये टूट जाएगा। तो ये जो रोमन एम्पायर है ये टूट जाएगा। अब ये टूटेगा कैसे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
ये टूटेगा पूरब और पश्चिम में, एक वेस्टर्न एम्पायर बनेगा और एक ईस्टर्न एम्पायर बनेगा। तो पहले वेस्टर्न एम्पायर को मैं रेड से दिखा देता हूँ आपको। ये जितना भी एरिया आपको दिख रहा है ये बनेगा आपका वेस्टर्न एम्पायर, ये वाला बनेगा वेस्टर्न एम्पायर, रेड वाला। और वहीं पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्लू से, ये बनेगा ईस्टर्न एम्पायर, ये बनेगा ईस्टर्न एम्पायर। तो आप देख पा रहे होंगे जो ईस्टर्न एम्पायर है इसमें जो टर्की का इस्तांबुल है वो आएगा, जो आजकल का इस्तांबुल है, और इसमें जो नदर्न अफ्रीका के जो पार्ट हैं वो आएंगे, नॉर्थ अफ्रीका के पार्ट आएंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। तो हमने क्या देखा अभी मैप से, हमने देखा कि जो माइटी रोमन एम्पायर है, जो रोमन एम्पायर है वो 550 से 575 के मध्य बिटवीन टूटा। एक बना वेस्ट रोमन एम्पायर, एक बना ईस्ट। जो वेस्ट रोमन एम्पायर था इसकी जो कैपिटल थी वो रोम थी, याद रखेंगे, और इसकी जो कैपिटल थी वो थी कॉन्स्टेंटिनोपोल। क्योंकि मैं यहां लिख देता हूं, इसकी जो कैपिटल थी वो थी कॉन्स्टेंटिनोपोल। और इसी साम्राज्य को एक और नाम से जाना जाता था, जो हमारा ईस्टर्न साम्राज्य था, इसको जाना जाता था किस नाम से, बेजेंटीन एम्पायर। तो बेजेंटीन एम्पायर कौन सा हो गया, ईस्ट वाला, जिसकी कैपिटल है कॉन्स्टेंटिनोपोल, और ये है वेस्ट रोमन एम्पायर जिसकी कैपिटल है रोम। तो ओवरऑल हम क्या सीखें, एक तरफ आ गया है आपका रोम, वेस्ट की तरफ आ गया है रोम, वेस्ट की तरफ आ गया है रोम, और ईस्ट की तरफ आ गया है बेजेंटीन एम्पायर, बेजेंटीन एम्पायर। तो देखिए अब आगे समझ लेते हैं होता क्या है। आगे ऐसा होता है कि जो आपका, देखिए इसको समझिएगा कि जो अफ्रीका वाला हिस्सा है, ये अफ्रीका वाला हिस्सा चला जाता है किसके पास, ईस्टर्न रोमन एम्पायर के पास। अब ईस्टर्न रोमन एम्पायर के पास चला जाता है, तो आगे चल के क्या होता है, यहाँ पर जो टर्क होते हैं, टर्क कौन होते हैं, क्या होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। इतना याद रखेंगे, जो टर्क होते हैं वो 1453 पे अटैक कर देते हैं इस वाले एरिया पे और कब्जा कर लेते हैं। 1453 यानी कि 15वीं शताब्दी में अटैक करते हैं और कब्जा कर लेते हैं ईस्टर्न रोमन एम्पायर का। अब देखिए जियोपॉलिटिकल वाइज अगर आप देखेंगे तो ईस्टर्न रोमन एम्पायर कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे ये रूट है एक, और एक ये रूट है, ठीक है, ये रूट है और ये रूट है। ये जिसका यहाँ कब्जा होगा, ओटोमन टर्क का कब्जा हो गया है, तो ये रूट पे भी उसका कब्जा हो गया। तो हुआ क्या कि जो रोम था, जो रोम, ये वाला रोम था, ये 15वीं शताब्दी तक तो अच्छे उसमें आ गया था, मतलब शिप बिल्डिंग में आ गया था। और यहाँ पर जो, अगर मैं 13 और 14 सेंचुरी की बात करूँ, 13 और 14 सेंचुरी की बात करूँ, खासकर वेस्टर्न रोमन एम्पायर की, तो यहाँ पर रेनेसा आ चुका था। रेनेसा मतलब क्या होता है, देखिए रेनेसा को देख लेते हैं। रेनेसा बात करता है, एक तरफ रिलीजन होता है और एक तरफ रेनेसा आता है, दोनों ही आर से शुरू होता है। रिलीजन का मतलब होता है आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, यानी कि जो आपसे वहाँ के जो पोप हैं, पोप मतलब यहाँ के आप ब्राह्मण समझ लीजिए, जिनको वेदों का ज्ञान है, वहाँ पर वेस्टर्न कल्चर में पोप होते थे, जो वो कहेंगे आपने क्वेश्चन नहीं करना है, आपने क्वेश्चन नहीं करना है, आपने क्वेश्चन नहीं करना है, जो वो कहेंगे आपने करना है। पर रेनेसा क्या लेके आता है, क्वेश्चन लेके आता है कि अगर ऐसा किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है। तो रेनेसा की वजह से क्या होता है कि रेनेसा की वजह से फिर तकनीक आने लगी, टेक्नोलॉजी आने लगी, और कहीं ना कहीं रेनेसा की वजह से लोगों का जो मिथ था, जो ऑर्थोडॉक्सी थी, वो खत्म हुई। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जब रेनेसा ज्यादा आता है तो कहीं ना कहीं वो रिलीजन की जो कुप्रथाएं हैं, रिलीजन का जो नेगेटिव कुप्रथाएं हैं, वो उसको हटाता है, और कहीं ना कहीं रेनेसा जो है वो तकनीक को देता है। इसीलिए ऐसे शिप आ चुके थे जो ओपन सी में जा सकते थे। ओपन सी से मेरा क्या तात्पर्य है, ओपन सी से मेरा तात्पर्य है कि ये वाले एरिया, यहाँ पर अब शिप जा सकते थे। पहले से क्या होते थे, जो छोटे छोटे शिप्स होते थे वो ऐसे नजदीक रहते थे, लैंड के पास से ही जाते थे, ठीक है। पर बाद में क्या हुआ था, ओपन शिप्स आने लगे थे, राइट। इसीलिए आपने देखा होगा, जब हम पढ़ेंगे वास्को ड गामा तो आप देखेंगे वास्को ड गामा यहाँ से चला था, ऐसे काफ़ी इधर से आया और ऐसे गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ओपन सी में जाने लगा। तो शिप्स इतने
अच्छे हो गए थे इनके रेनेसा की वजह से। डोंट वरी, हम सब पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि ऐसा क्या जरूरत पड़ गई थी कि नया रूट ढूंढना पड़ा, ये वाला ब्लैक रूट ढूंढना पड़ा, जब ये जो रेड रूट है, ये जो रेड रूट है ऑलरेडी था। क्योंकि जब पहले जो व्यापार किया जाता था, जो माइटी रोमन एम्पायर था, जिसका जो विघटन हुआ था, मैंने बताया था 3rd क्वार्टर ऑफ 6th सेंचुरी में हुआ था, उससे पहले 4वीं सेंचुरी, 5वीं सेंचुरी या 3rd सेंचुरी में जो व्यापार होता था वो इस रूट से होता था। यानी कि यहाँ पर से पैदल जा सकते थे ये लोग। लैंडमार्क था क्योंकि शिप्स का डेवलपमेंट तो हुआ नहीं था, ठीक है, हाथी घोड़े इसमें जाया करते थे, खासकर घोड़ों पे। तो होता क्या है, मैंने बताया था कि ओटोमन टर्क क्या करते हैं, यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं। ये जो कॉन्स्टेंटिनोपोल था, जो आजकल का इस्तांबुल वाला क्षेत्र है, उसको एक समय कॉन्स्टेंटिनोपोल कहा जाता था, जो बैजेंटीन की एम्पायर थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो होता क्या है कि यहाँ पर ओटोमन टर्क्स कब्जा कर लेते हैं पूरे एरिया में। अब जाने का कोई रास्ता है ही नहीं, शिप्स भी जाएंगी तो ओटोमन टर्क्स को हैवी टैरिफ देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। तो इसीलिए जो यूरोपियन, खासकर ये जो आपका स्पेन और पोर्चुगीज़ है, यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्वेंशंस काफ़ी अच्छे लेवल पे हो रहे थे। तो होता क्या है कि ये लोग एक नया रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो रेड वाला रास्ता है, यहाँ से तो बहुत टैक्स देना पड़ जाता है, इनको फ़ायदा ही नहीं होता, मुनाफा ही नहीं होता है। तो ये चाहते थे कि जो डिपेंडेंसी है, ये जो अरब वर्ल्ड से, अरब जो ये बीच में पड़ रहा है, ओटोमन टर्क्स जो हैं, इनसे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए। तो इन्होंने इसीलिए कोशिश करी कि हमें एक नया रास्ता मिले, और इनको एक नया रास्ता मिलता भी है। 1498 में, आपको पता है वास्को ड गामा आए थे 1498 में, तो ये रास्ता इनको मिलता है, और यहीं से शुरुआत हो जाती है पोर्चुगीज़ की। और जहाँ पोर्चुगीज़ आते हैं, फिर ये रास्ता पता चल जाता है, तो इसके बाद डच आते हैं, फिर फ्रेंच आते हैं, फिर लास्ट में ब्रिटिशर्स आने लगते हैं। तो इस तरह से आपने देखा था शुरुआत की जाती है पोर्तुगल द्वारा, और क्यों की जाती है मैंने बता दिया आपको। हालांकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जो हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, वो शुरुआत करेंगे यहाँ से। ये जो वास्को ड गामा आ रहा है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन हो रहा है। तो देखिए एग्जिस्ट कर देता हूँ इसका मैं। यहाँ पर से आप क्या समझे कि कहीं ना कहीं रेनेसा की वजह से लोग जो यूरोप में था, क्वेश्चनिंग आने लगी, क्योंकि वहाँ पर कैथोलिक चर्च वाला कल्चर था, धर्म की बातें ज़्यादा होती थी। तो रेनेसा आया तो क्वेश्चनिंग आई, तो रेनेसा आया तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी आई तो ऐसे शिप्स बने जो ओपन सी पे जा सकते थे, ओपन सी पे जा सकते थे। और वहीं से हमने देखा कि पुर्तगाली अब डायरेक्ट जो अरब कंट्रीज़ हैं, जो अरब वर्ल्ड है, जो टर्क्स हैं, उनको बाईपास करके डायरेक्ट कहाँ पहुँच गए थे, कालीकट में पहुँच गए थे, जहाँ जैमोरिन ने वास्को ड गामा का वेलकम किया। वर्ष था 1498। तो ये मैंने एक आपका रोड मैप तैयार किया है, एक बेसिक आइडिया दिया है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत हम करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन से। कल से मैं आपकी पॉलिटी के साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री की भी सीरीज जो है वो शुरू करूंगा, और मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा उसमें कॉन्सेप्ट को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर उससे संबंधित फैक्ट्स दिए जाएंगे। और फैक्ट्स हम अपनी जो टेस्ट सीरीज होती हैं उसमें आपको मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज में फैक्ट्स मिल जाएंगे आपको। और आप जो मैगजीन लेते हैं, जो हमारी मैगजीन पब्लिश होती है, उसमें भी आपको फैक्ट्स बहुत मिल जाएंगे। तो मेरा जो 90% जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कॉन्सेप्ट में होगा, 90% कॉन्सेप्ट होगा और 10% फैक्ट्स, क्योंकि 10% फैक्ट्स आपको इजीली टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे हमारी, और हमारी जो मैगजीन आएगी उसमें आपको मिल जाएगा। तो यहीं मैं इसको समाप्त करने जा रहा हूं। मिलते हैं कल से सीरीज में मॉडर्न हिस्ट्री की। जय हिंद।